नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अमेरिका में लोकतंत्र का इतिहास जब भी पलटा जाएगा, उसमें 6 जनवरी 2021 के स्याह पन्ने का जिक्र जरूर हो। पूरी दुनिया के राजनीति के जानकारों के लिए यह रिसर्च का विषय बन चुका है कि आखिर ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए कि अमेरिकी संसद पर वहां के सत्ताधारी दल के समर्थकों ने हमला कर दिया। करीब 4 घंटे तक अमेरिकी संसद एक तरह से रिपब्लिकन प्रदर्शनकारियों की बंधक रही। क्या दुनिया के सबसे पुराने और आदर्श लोकतंत्र पर लगे दाग के लिए सिर्फ और सिर्फ मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी जिम्मेदार है, या फिर अमेरिकी लोकतंत्रीय ढांचे में ही कुछ ऐसी खामियां हैं जिन पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दुनिया के आधुनिक लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर है जिसे ट्रंप जैसे तुनक मिजाज नेता की वोट बैंक पॉलिटिक्स हिलाने में सक्षम है? आज मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका में आखिर कैसे पड़ी आधुनिक लोकतंत्र की नींव, क्यों दुनिया के ज्यादातर देशों को राजशाही और तानाशाही के खिलाफ अमेरिकी लोकतंत्र में अपना भविष्य ज्यादा चमकदार दिखा, और कैसे लोकतंत्र की राह पर चलते हुए अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना। आज से 528 साल पहले दुनिया अमेरिका से अनजान थी। 1492 में जब पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस के पैर अमेरिका की जमीन पर पड़े थे, उसके बाद ही यूरोपीय देशों को धरती के इस नए हिस्से की जानकारी मिली। तब ब्रिटेन महाशक्ति हुआ करता था, जिसने कई देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। यूरोपीय लोगों का अमेरिका आना जाना शुरू हो गया। धरती के इस हिस्से को उपनिवेश बनाने के लिए ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस में होड़ शुरू हो गई। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में ब्रिटिश लोगों ने अपनी 13 कॉलोनियां बना ली और ब्रिटेन के झंडे तले शासन चलाने लगे। ब्रिटिश सेना का वहां के मूल निवासियों से टकराव होने लगा। अमेरिका के मूल निवासी ब्रिटेन की नीतियों से बेहद खफा थे। उस दौर में अमेरिकियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इस आंदोलन का नतीजा ये निकला कि 4 जुलाई 1776 को एक स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ। उसका नाम पड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका। आजादी के बाद इस बात को लेकर मंथन शुरू हुआ कि अमेरिका किन मूल्यों और नियमों के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए एक ऐसा संविधान तैयार हुआ जिसकी प्रस्तावना में कहा गया कि संविधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने तैयार किया है। 1789 में जब अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ तो जॉर्ज वॉशिंगटन वहां के पहले राष्ट्रपति बने। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मिली आजादी के बाद अमेरिका के सामने चुनौती थी संविधान बनाने की। एक ऐसा संविधान जिसमें हर नागरिक अपनी भागीदारी समझे, एक ऐसी साझी व्यवस्था जिसमें राज्यों के भी अधिकार सुरक्षित रहें, और एक ऐसी केंद्रीय सत्ता भी रहे जो अमेरिका को बाहरी हमलों से बचा सके। अमेरिका एक ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति के सबसे पहले उभर कर सामने आया था। उसके खिलाफ लड़ाई हुई पूरे तरीके से। जो हम अपने को कहते हैं कि हमने नॉन वायलेंट तरीके से अपनी आज़ादी पाई है, अमेरिका ने ऐसा नहीं करा था। उन्होंने लड़ाई करके लिया था, और इसीलिए ब्रिटेन ने अपने जो उनके साथ में कोऑपरेटिव वो जो स्टेट्स थी उसको उन्होंने कनाडा में बना दिया, और जिसके साथ लड़ाई हुई थी उसको अमेरिका बना दिया। 1787 में फिलाडेल्फिया में 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। तब इसमें एक राज्य शामिल नहीं हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज वॉशिंगटन ने की, और एक ऐसा संविधान सामने आया जिसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि इसे अमेरिका के लोगों ने तैयार किया है। दुनिया के पहले लोकतंत्र के पहले चुनाव के लिए जब मतदान हुआ तो वोटिंग का अधिकार सिर्फ संपत्ति रखने वाले श्वेत पुरुषों को मिला।
ये 1765 से 1783 की बात कर रहे हैं, 1765 टू 1783। वो पीरियड जो था वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। और उससे पहले जो अमेरिका था वो आप जानते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनी थे, यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका वो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज में डिवाइडेड थे और क्राउन वहाँ से रूल करता था, मतलब ब्रिटेन से रूल करता था। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें उन कॉलोनीज का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने राष्ट्रपति को शक्तिमान तो बनाया, पर उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने का भी इंतजाम किया। इसके लिए संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के बंटवारे और चेक्स एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन को आजमाया। अमेरिकन फेडरलिज्म शुरू हुआ, फिर तरह तरह के उतार चढ़ाव रहे। 1840 में अमेरिका की लड़ाई झगड़े चले, वहाँ पे टेक्सास को इन्होंने जीता। उससे पहले उसके बाद फिर जो है इनकी एक सिविल वॉर भी हुई थी, वहाँ पर स्लेवरी का सवाल था बड़ा ज़बरदस्त, उसमें भी ग्रोथ हुई एक किस्म की। 1861 से वॉर शुरू हुई, 1865 में ख़त्म हुई, लिंकन की असैसिनेशन हुआ। शक्तियों को राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका में बांट दिया गया। राष्ट्रपति बगैर सीनेट की मंजूरी के कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस यानी संसद के बनाए कानून को न्यायपालिका खारिज कर सकती है। ऐसे में अमेरिका को चलाने वाले में अहम भूमिका निभाने वाले तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। विशाल अमेरिका का संघीय ढांचा, जिसे सिमेट्रिकल फेडरलिज्म भी कहा जाता है, उसका चरित्र कुछ ऐसा है जिसमें टकराव की आशंका हमेशा बनी रहती है। लेकिन उपनिवेशवाद के चंगुल से आजादी के बाद अमेरिका ने शासन का जो रास्ता चुना, उसने दुनिया को शासन प्रणाली की नई राह दिखा दी। अमेरिका में हुए बदलाव ने पूरी दुनिया को राजतंत्र से हटकर लोकतंत्र की एक नई राह दिखाई। दुनिया के नक्शे पर अमेरिका पहला देश बना जिसका संविधान लिखित था। वो पहला ऐसा देश बना जो साम्राज्यवाद को हराकर आजाद हुआ था। अमेरिकी क्रांति का असर इस कदर हुआ कि इंग्लैंड में संसदीय विकास की रफ्तार तेज हो गई। फ्रांस के राजा लुई 16 की क्रूर शासन व्यवस्था, अफसरशाही और एलिट पावर के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा बुलंद हुआ, जिसे दुनिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोकतंत्रीय विचारों और गणतंत्र के लिए मजबूत जमीन तैयार होने लगी। अमेरिकी समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वहां दुनिया के हर हिस्से के लोग बसे हुए हैं। अलग अलग संस्कृति वाले अमेरिकी समाज में चुनौतियां और टकराव भी कम नहीं है। अमेरिका की क्रूर दास प्रथा पर अब्राहम लिंकन के दौर में रोक लगी। ये वही लिंकन हैं जिन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा था, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। दास प्रथा के मुद्दे पर अमेरिका में भीषण गृह युद्ध हुआ, जिसमें 6 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन 20वीं सदी आते आते अमेरिका दुनिया भर के देशों के लिए एक रोल मॉडल बनने लगा। अमेरिकी क्रांति ने तब की शक्तिशाली इंग्लैंड के चूल्हे हिला दिए। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय और उनके प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की सत्ता कमजोर पड़ने लगी। अमेरिका से फूटे लोकतंत्र के अंकुर ने सबसे ज्यादा राजा के दैवीय अधिकार वाली सोच पर चोट की। हाउस ऑफ कॉमन्स में राजा के अधिकारों को सीमित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो अमेरिकी क्रांति से यह भी संदेश गया कि उपनिवेशों की जनता के अधिकारों का भी सम्मान करना पड़ेगा। ऐसे में इंग्लैंड को भी अपने नजरिए और शासन प्रणाली में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहला जो वेव आया था जिसमें कि स्टार्ट होता है वो फ्रेंच अमेरिकन रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है और फिर 19वीं सेंचुरी में आपने देखा कि जर्मनी, फ्रांस या दूसरे देशों में कैसे वहाँ पे जो डेमोक्रेसी के जो राइट्स थे उसकी बात होती है। तो वो 19वीं सेंचुरी से लेके वो 1922 तक आता है। 1922 के बाद आप देख रहे हैं कि मुसोलिनी, हिटलर, इस ढंग के लोग इमर्ज करना शुरू कर देते हैं। तो वो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी उसको बोला जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ फ्रांस में भी लोगों ने आवाज बुलंद की।
इस क्रांति ने निरंकुश राजशाही को तो खत्म किया ही, मध्यकाल से चली आ रही क्रूर सामंती व्यवस्था की ताबूत में भी आखिरी कील ठोक दी। इसके बाद यूरोप के दूसरे देशों से भी सामंती व्यवस्था की जड़ें उखड़ने लगी तो लोकप्रिय संप्रभुता के विचार ने भी आकार लेना शुरू किया। जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद यूरोप चला रहा था वो धीरे धीरे खोखला होने लगा और उसके आर्थिक आधार अंजर पंजर ढीले होने लगे। तो उसकी वजह से लोग दूसरी परंपराओं को बड़ा निरंकुश शासक निकले, बहुत सारे, कई सारे कारण हैं उसमें अमेरिका ने योगदान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए अमेरिका को सबसे पुराना डेमोक्रेट। अमेरिका से निकली लोकतंत्र की राह फ्रांस की क्रांति से गुजरते हुए व्यक्ति की अहमियत और गरिमा पर आ गई। इसमें व्यक्ति के अधिकार अहम हो गए। 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष में राजनीतिक समानता, आजादी और न्याय की बात जोर शोर से उठने लगी। उपनिवेशवाद को ख़त्म करने के लिए और जो पुराने ज़माने में एक्सप्लॉयटेशन होता था कुछ यूरोपियन कंपनीज़ के द्वारा, उनको ख़त्म करने का ये अमेरिका ने सबसे पहला उदाहरण था। और वहाँ पर जो है एक प्रकार से बाकी सब देश जिन्होंने उपनिवेशवाद से उभरे हैं वो सब देखते थे कि अमेरिका जो है उनके लिए एक अच्छा मित्र साबित हो सकता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ा तो समाजवादी व्यवस्था का विचार भी आकार लेने लगा। रूस में जार शाही के खिलाफ क्रांति हुई और साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। दुनिया दो खांचों में बट गई, पूंजीवाद और साम्यवादी, या कहें लोकशाही और समाजवादी। लेकिन दोनों व्यवस्थाओं के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की गरिमा, उसके अधिकार और न्याय थे। अमेरिका और यूरोप से लोकतंत्र के विस्तार और विकास की जो बयार पहनी शुरू हुई, उसका असर 20वीं सदी आते आते एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों पर भी साफ साफ दिखने लगा। उपनिवेशों में भी आजादी और अधिकार की मांग जोर पकड़ने लगी तो दूसरी ओर महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध में बदल गई। आजाद मुल्क अमेरिका ने हमेशा अलग राह पकड़ने में अपनी भलाई समझी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था वॉर सेंट्रिक थी। जहां यूरोपीय ताकतें युद्ध के लिए हथियार बनाने और गोला बारूद जमा करने में अपनी पूरी ताकत झोंके हुई थी, वहीं अमेरिका ने हथियार बनाने की जगह खाने पीने की चीजों के उत्पादन पर ज्यादा फोकस किया। उसने अनाज के बदले दूसरे देशों से सोना जमा करना शुरू कर दिया। अमेरिका की इस रणनीति ने उसे आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत बना दिया। न्यूयॉर्क में खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया भर के उपनिवेशों को पहले से ही स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष की प्रेरणा दे रही थी। अब आर्थिक रूप से संपन्न अमेरिका तेजी से अंतरराष्ट्रीय मसलों को सुलझाने में मध्यस्थता भी करने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं के गठन में भी अमेरिका ने अहम किरदार निभाया, जिसके बाद एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार जैसे मुल्कों के लिए औपनिवेशिक गुलामी से आजादी का रास्ता साफ हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत तक सिर्फ न्यूजीलैंड ही इकलौता ऐसा देश था जिसने अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोटिंग यानी सरकार चुनने का हक दे रखा था। समानता के आधार पर सबके लिए मताधिकार की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया। रूस ने 1917, जर्मनी ने 1918, ब्रिटेन ने 1928, फ्रांस ने 1944, जापान ने 1942। जापान ने 1945 में अपने सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। दूसरी ओर दो विश्व युद्धों ने ब्रिटेन को बहुत कमजोर कर दिया। लोकतंत्र की रोशनी में अमेरिका के ताकतवर बनने की सुनहरी कहानियों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग और तेज कर दी। युद्ध के बाद में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई उसमें मैं फिर यही कहूँगा कि सामरिक हितों को उन्होंने ज़्यादा देखा।
कम्युनिज्म को फाइट करना है। जो कम्युनिज्म को फाइट करेगा वो हमारे साथ है, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो या नहीं हो। इस तरह की आधारभूत धारणा पर अमेरिका ने अपनी नीतियां चलाई है। इसी कड़ी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया ब्रिटेन के चंगुल से आजाद हुए, तो अफ्रीका में घाना ने भी अपनी आजादी हासिल की, तो फ्रांस की जकड़न से वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देश आजाद हुए। अफ्रीकी देश भी उपनिवेशवाद के चंगुल से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। आजाद होते मुल्कों के पास शासन की दो बड़े मॉडल थे, एक लोकतंत्र का अमेरिकी मॉडल और दूसरा रूस का समाजवादी मॉडल। ज्यादातर देशों ने लोकतंत्र की राह चुनी। एक आंकड़े के मुताबिक 1946 में दुनिया के 29 देशों में पूरी तरह से लोकतंत्र था। 1976 आते आते आंकड़ा थोड़ा नीचे गिरकर 24 पर आ गया। 2017 में दुनिया के 57 देशों में पूरी तरह से लोकतंत्र था। दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने लोकतंत्र और समाजवाद के बीच का रास्ता चुना, लेकिन एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया को आधुनिक लोकतंत्र की राह दिखाने वाले अमेरिका में सभी वयस्कों को मताधिकार 1965 में मिला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने द ग्रेट अमेरिका के लोकतंत्र की शान में बट्टा लगा दिया। दुनिया भर में लोकतंत्र के झंडा बरदार की भूमिका में रहे अमेरिका की संसद पर जब 6 जनवरी को हमला हुआ, तो वहां के प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ट्रंप मॉब स्टॉर्म्स कैपिटल। डोनाल्ड ट्रंप की उकसाई भीड़ संसद भवन में घुस गई। पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा कि उग्र रिपब्लिकन कार्यकर्ता जब हथियारों के साथ संसद में दाखिल हुए तो क्या क्या हुआ। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण में जोर आजमाइश की आशंका तो पहले से व्यक्त की जा रही थी, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए ट्रंप इस हद तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना न तो किसी सभ्य रिपब्लिकन्स ने की होगी और न ही किसी डेमोक्रेट ने। दरअसल ट्रंप समर्थक उस वक्त मायूस हो गए जब उनको लगा कि सत्ता अब उनके हाथों से पूरी तरह फिसल चुकी है। अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदाई से पहले करा दिया। दुनिया के कई मुल्कों को लोकतंत्र की राह दिखाने वाली अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थकों ने हथियारों से हमला किया। लोकतंत्र के इस मंदिर में करीब 4 घंटे तक खूनी संघर्ष चला। भीड़ को उकसाने का आरोप सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर लगा। Egregious assault on our democracy, and after this we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. They're not taking this White House. पहले ट्रंप ने अपने समर्थकों को भड़काकर अमेरिकी लोकतंत्र की शान में बट्टा लगाया। इससे सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं, रिपब्लिकन ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र की खलनायक के तौर पर देखा जाने लगा। चौतरफा हमला देखते ही ट्रंप ने यू टर्न लेने में भी देरी नहीं लगाई। वीडियो संदेश जारी कर सफाई देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कैपिटल हिल में हमला किया वो असली अमेरिकी नहीं है। Go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. We're going to walk down to the Capitol. भले ही सभी दाव खाली जाता देख ट्रंप अब शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो, लेकिन उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र की शान मिट्टी में मिला दी, तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे इतिहास का काला दिन और हिंसा में शामिल उपद्रवियों को घरेलू आतंकी करार दे रहे हैं। Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. Through war and strife, America has endured much,
And we will endure here and we will prevail again and we'll prevail now. अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति की जीत पर अमेरिकी कांग्रेस भी मुहर लगा चुकी है। दरअसल अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए, रिपब्लिकन्स पर डेमोक्रेट भारी पड़े, जिससे ट्रंप बौखला गए और अपने समर्थकों के दिमाग में ये बात बैठानी शुरू कर दी कि चुनाव के दौरान धांधली हुई है, उनसे जीत चुरा ली गई है। चुनावी नतीजों को रिपब्लिकन्स ने कई प्रांतों की अदालतों में भी चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिली। इधर 6 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल वोटों की गिनती के लिए तारीख मुकर्रर थी। कई रिपब्लिकन इस पर आपत्ति जता रहे थे। संसद में इलेक्टोरल वोटों के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर आखिरी मुहर लगनी थी। बाजी ट्रंप के हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से समर्थकों को इलेक्टोरल वोटों की गिनती के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाते रहे, जिससे ट्रंप समर्थकों की निराशा और बौखलाहट द ग्रेट अमेरिका की सबसे बड़ी हिंसा में बदल गई। अमेरिका के सत्ता समीकरण में अब डेमोक्रेटिक पार्टी का निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ ऊपरी सदन सीनेट में भी पलड़ा भारी हो गया। जॉर्जिया की 2 सीटों पर जीत ने डेमोक्रेट्स के चेहरे की चमक बढ़ा दी। ताकतवर सीनेट में अब दोनों ही पार्टियों के 50-50 सांसद हैं। ऐसे में किसी मुद्दे पर बराबरी की स्थिति में 20 जनवरी के शपथ लेने वाली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का वोट निर्णायक होगा। सीनेट में ताकत बढ़ने से बाइडेन के लिए नई नियुक्तियां करने के साथ साथ कानून बनाने में भी सहूलियत होगी। फिलहाल अमेरिका में इस बात पर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा। क्या उन्हें 20 जनवरी से पहले ही राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा? कैपिटल हिल की शान में बट्टा लगाने वाले उपद्रवियों को अमेरिकी कानून कैसी और कितनी कड़ी सजा देगा? अब सवाल उठता है कि क्या सत्ता हस्तांतरण को लेकर अमेरिका के इतिहास में कभी कोई टकराव नहीं हुआ? अगर हुआ तो रास्ता कैसे निकला? बात 144 साल पुरानी है। साल 1876 में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ। उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से रदरफोर्ड बी हेस और डेमोक्रेटिक पार्टी से सैमुअल टिल्टन उम्मीदवार थे। उस दौर में भी अमेरिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अशांति का माहौल था। चुनाव के दौरान भी वोटरों को तोड़ने की कोशिश हुई। फर्जीवाड़े और पक्षपात के आरोप प्रत्यारोप लगे। मतगणना में धांधली के सवाल खड़े किए गए। राष्ट्रपति तय करने के लिए स्पेशल इलेक्टोरल कमीशन का गठन हुआ। रिपब्लिकन रदरफोर्ड बी हेस 1 वोट से चुनाव जीत गए। शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप भी 144 साल पहले अमेरिका में हुए उसी चमत्कार की आस लगाए बैठे थे। बात 1876 की है। अमेरिका में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि व्हाइट हाउस में कौन जाएगा, क्योंकि रिपब्लिकन रदरफोर्ड बी हेस और डेमोक्रेट्स सैमुअल टिल्टन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। मुकाबला कांटे का था। चुनाव भी करीब 5 महीने खिंचा था। सैमुअल टिल्टन जो कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वहाँ पे लीडर थे, और रदरफोर्ड जो दूसरी पार्टी के, रदरफोर्ड हेज उनका नाम था, वो वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के थे। और उस समय भी जो हाउस था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक पार्टी के पास था, और जो सेनेट था वो रिपब्लिकन के पास था। लेकिन इलेक्शन में चूँकि पॉपुलर वोट के माध्यम से डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जीत गए थे, लेकिन 3 स्टेट था जिसमें कि इलेक्शन वहाँ पे चैलेंज हो गया था। इस चुनाव में टिल्टन ने निर्णायक वोटों के आधार पर रदरफोर्ड को 2.5 लाख वोटों से हराया था। लेकिन 4 राज्यों फ्लोरिडा, लुइसियाना, ओरेगन और साउथ कैरोलिना में दोनों पार्टियां इलेक्टोरल वोट जीतने का दावा कर रही थी। सैमुअल टिल्टन अपने विरोधी रदरफोर्ड से पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज दोनों में बढ़त बनाए हुए थे, पर इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जरूरी 185 वोट से दूर थे। जनवरी 1877 में कांग्रेस ने इस झगड़े का रास्ता निकालने के लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कमीशन बनाया, लेकिन कांटे की इस लड़ाई में कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। इस दौरान सैमुअल रैंडल, जो तब हाउस के स्पीकर चुने गए थे, रैंडल ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाते हुए वोटों की गिनती टालने की मांग खारिज कर दी, जिससे संसद में वोटों की गिनती जारी रही।
इससे रदरफोर्ड बी हेस 1 वोट से चुनाव जीत गए और अमेरिका के 19वें राष्ट्रपति बने। सदर्न दक्षिण वाले जो कॉन्फेडरेट्स ऑफ स्टेट जिसको बोला जाता था, तो उन्होंने वहाँ पे डिमांड किया कि एक बैलेंस्ड सिस्टम इमर्ज करे जिसमें कि सदर्न स्टेट में डेमोक्रेटिक रूलर्स ही वहाँ पे रूल करेंगे और यूनियन यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं वो उनके इश्यूज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फाइनली यही एक निष्कर्ष निकाला गया था, एक तरह से कंप्रोमाइज़ फार्मूला था जिसमें कि फिर कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सदर्न स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। शायद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास के इस पन्ने से अच्छी तरह वाकिफ हों। उन्हें उम्मीद थी कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और हारी बाजी उनके हाथ लग जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की तरह अमेरिका में चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था नहीं है। कौन वोटिंग करेगा, कौन वोटिंग नहीं करेगा, वोटों की गिनती कैसे होगी, इसके लिए द ग्रेट अमेरिका के सभी राज्यों के अपने अपने नियम हैं। चुनाव के नतीजों का ऐलान भी सभी राज्य अपने अपने हिसाब से करते हैं। इसलिए अमेरिकी चुनाव के नतीजे आने में इतना वक्त लगता है और विवाद भी होता है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सामने ये समय आत्ममंथन का है, उन कमियों को दूर करने का है जो मौजूदा चुनौतियों के साथ बदलाव और ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रही हैं। अमेरिकी लोकतंत्र के धर्म संकट की पहली किस्त में आज बस इतना ही। कल आपको दिखाएंगे आखिर अमेरिका में वो कौन सी संस्थाएं हैं जिनके बलबूते वहां का लोकतंत्र मजबूती से खड़ा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों, सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।